हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWP बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं डेली बाय डेली। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में 300-400 क्वेश्चन कर लिए हैं और एक महीने 2 महीने किया ही नहीं। आप 10 क्वेश्चन ही कीजिए, 5 क्वेश्चन ही कीजिए, लेकिन डेली बाय डेली कीजिए। जब आप डेली बाय डेली करते हैं तो जब उस चैप्टर के कोई भी आप क्वेश्चन उठाते हैं तो वो पूरा चैप्टर ही रिकॉल हो जाता है। मतलब सारे जो भी प्रोसेस उसमें हो सकते हैं वो आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बातें तो हमारी आपसे होती रहेगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पेन एंड पेपर को उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, लेकिन मैं उठाऊंगा भाई, क्योंकि आपको मुझे पूरी प्रॉपर डिटेल में समझाना है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कहीं थोड़ा सा मल्टीप्लाई गुणा करने में, भाग करने में थोड़ा सा उठाना पड़ सकता है, बाकी अदर के लिए आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष पहले, ठीक है, 4 लोगों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। 2 वर्ष पहले परिवार के किसी एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जिसकी आयु उस समय 24 वर्ष थी। वर्तमान में परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु क्या है? ठीक है, तो एक बात बताइए कि 5 वर्ष पहले 4 लोगों की परिवार की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले लिख लेते हैं। 5 वर्ष पहले 4 लोगों की टोटल आयु कितनी होगी? कुल आयु कितनी होगी? कितनी होगी? एवरेज गुणित नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 4 हैं, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 80 ईयर। भाई क्योंकि एवरेज एज बराबर क्या होता है? एवरेज एज बराबर क्या होता है? टोटल एज। क्या होता है? टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। यही तो होता है। अगर हमें टोटल एज चाहिए तो क्या करें? एवरेज एज में नंबर ऑफ पर्सन से गुणा कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? 80 साल। तो ये कह रहा है कि 5 साल पहले की, 4 लोगों की 5 साल पहले की, अगर आपको प्रेजेंट में देखना हो कि इनकी एज क्या है टोटल, तब तो अगर 5 साल पहले 4 लोगों की कितनी है? 80 है, तो 5 साल जब आगे आएंगे तो सब में 4 लोगों में 5-5 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो कितना हो जाएगा? 5 होगा 20 साल। तो प्रेजेंट में कितनी होगी? प्रेजेंट में 4 लोगों की कुल आयु कितनी होगी? 80 + 20 कितना हो जाएगा ये? 100 साल। एक बात बताइए कि आगे कह रहा है कि परिवार 2 वर्ष पहले परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जिसकी आयु उस समय 24 वर्ष थी। 2 साल पहले अगर उसकी मृत्यु हुई तो वो कितने साल का? 24 साल का था। तो प्रेजेंट में अगर आज मरता तो वो कितने साल का रहा होता? भाई 2 साल पहले 24 का था, तो प्रेजेंट में कितने का रहा होता? 26 साल का। तो प्रेजेंट में देखा जाए
प्रेजेंट में 3 लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तीन लोगों की कुल आयु कितनी होगी? प्रेजेंट में 100 है, अगर वो आज मरता तो कितनी होती उसकी एज? 26 साल होती। होती कि नहीं होती? तो 26 हम घटा दिए तो टोटल 3 लोगों की आयु मिल जाएगी हमें। कितना हो गया है हमारा? 74 साल। तो अब 74 क्या मिल गया? 3 लोगों की कुल आयु 74 मिल गई। तो पूछ क्या रहा है? शेष सदस्य मतलब 3 सदस्यों की औसत आयु पूछ रहा है, तो औसत आयु कितनी होगी? एवरेज एज कितनी होगी भाई? 74 टोटल है, और पर्सन कितने हैं? 3 है। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 छक 18, तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये कितना हो गया? नहीं है। तो हमारा कौन सा सही है? ये बी वाला। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आपको माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना था कि 4 वर्ष में 4 लोगों की 5 साल पहले कितनी थी? 80 थी। तो 5 साल तीनों बढ़ेंगे तब ना प्रेजेंट में आएंगे। तो कितना हो गया? 20 साल बढ़ गए। तो 80 थी, अब प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब बंदा अगर 2 साल पहले मरा तो उसकी 24 एज थी, तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी होगी? 26। तो 100 में 26 जब घटा दिए तो कितने? 3 लोगों की टोटल एज मिल गई। और 3 लोगों की टोटल एज मिल गई जो कि है कितना? 74। 74 में 3 से भाग दिया तो कितना हो? 24 दूना 48, 72। ठीक। और बचा कितना? 4। तो 4 का कितना होगा? तो 2 बचा, तो 2 का कितना होता है? 3 टाइम्स। 6 18, 6 18। ठीक। तो वो जब आप करने लगेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, मैंने कल भी बताया था ऐसा क्वेश्चन एक, और आज भी आपको बता रहा हूं। तो आप क्या करिए कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, हमको लग रहा है 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहें तो, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ये 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसका मैं 2 मेथड बताता हूँ, एक प्रॉपर बेसिक और दूसरा रेशियो मेथड। कह रहा है एक निश्चित राशि पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2400 है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4200 था। तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना है? 2400 रुपए है। सेकेंड ईयर में कितना है? 4200। तो अगर मैं इसको फर्स्ट ईयर वाले को पी मान लूँ तो ये 1 साल बाद कितना हो जा रहा है? 4200। मतलब ये अमाउंट हो रहा है टोटल। अगर ये प्रिंसिपल में मान लूँ तो ये 1 साल बाद कितना हो जा रहा है? 4200। मतलब ये क्या हो गया? हमारा अमाउंट हो गया। अब हमें पता है कि अगर हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट मिल गया तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला बता सकते हैं नहीं, और टाइम भी तो मिल गया। टाइम कितना है हमारा? 1 साल, क्योंकि पहले साल का ये रहा 2400, और दूसरे साल मतलब 1 साल के बाद कितना हुआ? 4200। मतलब टाइम कितना मिल गया? 1 ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं कि नहीं? तो आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू क्या है? पावर टाइम, सॉरी। ठीक, तो अमाउंट कितना है मेरा? 4200, और यहाँ कितना है? प्रिंसिपल 2400। तो 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम कितना है? 1 साल। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 सत्ते 42, 6 चौके 24। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा, 7/4। और इधर कितना बच गया? 1 प्लस आर अपॉन 100। एक पावर मतलब सीधा सीधा वही लिख सकते हैं। तो एक को इधर लाएंगे तो कितना होगा? 7/4 माइनस 1। इधर कितना? R/100। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4
और 100 का गुणा इधर कर दिया तो कितना हो जाएगा ये, तो आर का मान कितना आ गया, ये 25, तो यहाँ 75, तो आर का मान कितना आ गया, 75% आ गया। कितना आ गया, 75%। तो यहाँ पे उसने बोला है ना कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2400 होता है। जैसा कि मैंने बताया है कि पहले वर्ष का जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है पहले वर्ष के लिए, क्योंकि पहला जो वर्ष होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही तो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, प्रिंसिपल पे ही तो इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या होता है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम निकालें फॉर्मूला, तो आप बताइए कितना होगा, PRT/100, PRT/100। आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि CI वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको भी पता है कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो हम क्यों ना सिंपल इंटरेस्ट वाले में रख दें। आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते। भाई आएगा आंसर वही, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, एक साल में कितना मिल गया उसको, 2400। ठीक, ब्याज कितना मिला, 2400। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 75%। टाइम कितना है, एक साल, क्योंकि एक साल बाद ही तो 2400 मिला, हम तो वही ले रहे हैं ना, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 75, 25 × 100, और ये कितना होगा, 3 × 8 = 24, 800। 800 का गुणा 400 में करेंगे तो कितना, 4 में करेंगे तो कितना होगा प्रिंसिपल हमारा, 800 का 3200, कितना हो गया, 3200 रुपये। कौन सा सही है हमारा, डी वाला। तो ये हमारा जो था वो क्या था, प्रॉपर बेसिक मेथड, फॉर्मूले से यूज करके प्रॉपर बेसिक मेथड ये था हमारा। तो चलिए दूसरा मेथड रेशियो बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और 2400 है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4200 था। तो एक बात आप हमें बताइए कि प्रिंसिपल पे जो हमें मिलेगा, प्रिंसिपल हमारा मान लीजिए कि ये, तो हमारा क्या होगा, पहले साल किस पे मिलेगा ब्याज, प्रिंसिपल पे, जो कि कितना है 2400। ठीक, दूसरे साल भी क्या मिलेगा, प्रिंसिपल पे ही तो ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल पे पहले ब्याज मिलेगा। तो वो क्या है, अगर पहले साल जो भी परसेंटेज आओ 2400 मिला है तो सेकेंड ईयर भी प्रिंसिपल पे उतना ही मिलेगा। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर ये होता है कि क्या होता है कि पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर यहाँ पे सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर की बात हो रही थी, ये सेकेंड ईयर की, तो प्रिंसिपल पे 2400 यहाँ भी मिला, प्रिंसिपल पे 2400 सेकेंड ईयर में भी मिला। तो यहाँ पे लेकिन टोटल मिला कितना है, टोटल अगर देखा जाए तो 4200 मिला है, मतलब 1800 और मिला है। कितना मिला है, ये 1800 और मिला है भाई। प्रिंसिपल पे तो 2400 मिला है, लेकिन टोटल हमें जो सेकेंड ईयर में मिला है वो 4200 मिला है, मतलब 1800 ये कहाँ से मिल गया, ये पहले ईयर की ब्याज का ब्याज होगा, पहले ईयर के जो इंटरेस्ट आया होगा उसी का तो इंटरेस्ट है भाई। ठीक, तो ये कितना इंटरेस्ट मिला, देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट मिला 1800 रुपये, किस पे, 2400 पे। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये 1 2 0 1 2 0, 6 चौका 24, 6 त्रिक 18, 3/4, ये कितना हो जाएगा 25, 25 में 3 का गुणा किया तो कितना 75, कितना आया 75। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। तो मैंने क्या बताया आपको, ये 2400 क्या है, प्रिंस हमारा सिंपल इंटरेस्ट वही तो है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सबके लिए होगा, प्रिंसिपल पे भी ये भी क्या होगा 75% होगा, ये भी प्रिंसिपल का 75%, और ये भी क्या है 2400 का 75%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, तो ये प्रिंसिपल का क्या है 75%, क्या है ये 2400 रुपया। भाई 75% ही तो मिला होगा प्रिंसिपल का, वही तो हमारा क्या होगा ब्याज होगा, जो कि है कितना 2400। और नहीं तो ये मैंने बताया ना कि SI = PRT/100।
नहीं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको अभी कंफ्यूजन होने वाला है तो फॉर्मूले में रख के आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो ये कंफ्यूजन भी साथ के साथ दूर होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पी का 75%, तो पी का 75% निकाल लेते हैं, तो 75% को हटाया तो 75/100 परसेंटेज को हटाने के लिए 2400। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 25 थे 75, चौका 100, 3 8, 800, तो यहाँ कितना आ गया, 3200 आया। कितना आ गया, 3200। तो कौन सा सही है हमारा, डी वाला। ठीक, तो आपको कौन सा सही लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको दोनों आना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी स्पीड किस में तेज है वो करिए, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है रेशियो मेथड में तो आप बेसिक से कीजिए। कई बार आप 2 4 5 बार बेसिक्स करेंगे तो आपको शॉर्ट मेथड भी समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो शॉर्ट मेथड भी, रेशियो मेथड भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, ध्यान से सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करना कैसा है। ठीक है, कह रहा है मीना और रीना ने समान पूंजी व्यापार में निवेश किया। मीना को हम मान लेते हैं एम और रीना को हमने मान लिया आर। कह रहा है समान पूंजी व्यापार में निवेश किया। समान पूंजी का मतलब कुछ भी, एक्स एक्स उसने निवेश किया तो एक्स उसने निवेश किया, 100 रुपये उसने निवेश किया तो 100 रुपये, तो उनका रेशियो क्या आएगा, एक एक का ही आएगा हमेशा। अब भाई अगर मान लीजिए कि मीना ने और रीना ने कितना इन्वेस्ट किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, ये इसने भी 100 किया होगा, फिर तो रेशियो क्या आ जाएगा इनका, हमेशा एक एक का ही आएगा। अगर मान लीजिए एक्स निवेश किया, यहाँ भी एक्स, तो एक एक का ही आएगा ना, तो एक एक का रेशियो मिल गया। कह रहा है वर्ष के अंत में उन्हें क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपए का लाभ हुआ। तो ये हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट था। ठीक, और कह रहा है कि यदि मीना ने अपनी पूंजी 9 महीने के लिए इन्वेस्ट की, तो मीना ने कितना के लिए, 9 महीने के लिए टाइम हो गया। ठीक, और रीना ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए इन्वेस्ट की, तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कितने महीने के लिए, एक्स महीने, ए महीने, बी महीने, जो भी मानना हो मान लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या आता है हमारा, मैंने क्या बताया है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या आता है हमारा, प्रॉफिट। तो ये भी चीज़ है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आता, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जो हम गुणा करते हैं तो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आता। हाँ, लेकिन उसी रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच, जो उनके बीच का रेशियो होता है उस रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 9 और कितना, एक्स। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि 6,000 और 8,000, मीना और रीना को 6,000, तो यहाँ पे रेशियो कितना का, मीना और रीना का कितना है, मीना का 9 और रीना का रेशियो कितना, एक्स। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 6,000 और कितना, 8,000 का रेशियो दे रखा है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 3 6, 2 चौका 8, 3 त्रिका 9, तो 4 3 12, तो एक्स का मान कितना हो गया, 12। तो ये कहानी किस में चल रही थी, ये 9 मंथ मैंने लिया था, तो यहाँ कितना होगा, 12 मंथ लिया, तो ये क्या हो गया, 12 मंथ। एक्स का मान 12 मंथ। हमसे पूछा क्या था, तो वही तो पूछा था कितने महीने के लिए, तो 12 मंथ के लिए। तो कौन सा सही है हमारा, ए वाला। ठीक, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन तो था नहीं, बहुत सिंपल था, आपने कर भी लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक, बस आपको ये थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पढ़ करके। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि क्वेश्चन को 2 3 4 बार पढ़िए, कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं आपको कि ये इसमें हो क्या रहा है। तो अगर आपने इसको कई बार पढ़ लिया या कई बार सॉल्व कर लिया एग्ज़ाम से पहले,
तो एग्जाम में बैठते ही आपको पता चल जाएगा। आप जैसे ही एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, हाँ ये ऐसे क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मतलब कहने का अर्थ दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। आप क्वेश्चन पढ़ते ही लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सारा क्लियरिटी क्लियर हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे और तब आपको सॉल्व करने में आधा टाइम लगेगा। अगर आपने ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो फिर आधा टाइम हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 टाइम में कर लेंगे। ठीक। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी करने की कोशिश की होगी। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल। ठीक, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है 72 टोकरियां बेचने पर दुकानदार को 12 टोकरियों के विक्रय मूल्य, 12 टोकरियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो लाभ होता है। तो एक टोकरी का विक्रय मूल्य कितना है, मान लिया हमने कि उसकी विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस एक टोकरी का, एक टोकरी का विक्रय मूल्य कितना है, एसपी मान लिया हमने उसका कि एक का विक्रय मूल्य एसपी है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है एक पे, एक का बात हो रहा है एक टोकरी की, तो एक पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, मैंने मान लिया कि पी का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है 12 टोकरियों के विक्रय मूल्य, तो 12 टोकरी का, एक टोकरी का कितना है एसपी, तो 12 टोकरी का विक्रय मूल्य कितना होगा 12 एसपी। ठीक। कह रहा है कि 72 टोकरियों पर दुकानदार को 12 टोकरी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 72 टोकरी का लाभ कितना होगा, एक टोकरी का लाभ इतना, तो 72 टोकरी के लाभ इतना। क्या है, बोल रहा है कि बराबर है, तो बराबर कर दिया हमने। तो यहाँ पे एस पी एंड पी का रेशियो मिल जाएगा हमें, एस पी एंड पी का रेशियो मिल जाएगा कितना, ये देख लेते हैं, 12 6 के 72। यहाँ रेशियो कितना आ गया, एस पी एंड पी का रेशियो कितना, 6 और 1 का रेशियो आ गया। कितने का मिल गया, एस पी एंड पी का रेशियो कितने का है, 6 और 1 का। अगर ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस 6 है, प्रॉफिट 1 का है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारा, 5 होगा, जाहिर सी बात है। अगर 1 की प्रॉफिट हो रही है और 6 में मैं बेच रहा हूँ, तो अगर प्रॉफिट में से सॉरी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दूँ तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो कितना है 5। तो हमसे पूछा क्या है कि अनुमानित लाभ प्रतिशत। अब लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने खरीदा कितने में और बेचा कितने में, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो बता भी दिया है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो 100 से क्या किया, गुणा किया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारा 5 20। तो प्रॉफिट हमारा परसेंट कितना हो गया 20%। कितना 20%। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, मैं जितना लंबा आपको बताता हूँ उससे आधे में भी आप कर सकते हो, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए मैं इतना लंबा प्रोसेस बताता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। कह रहा है मई महीने में मीना, टीना और रीना की औसत मासिक आय कितना है, 12,000 थी। तो मई महीने में एक बात बताइए कि उनकी टोटल इनकम कितनी होगी, किसकी, मीना को हम मान लेते हैं कितना, एम। ठीक। और टीना को टी और रीना को आर मान लिया। तो इनकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी,
टोटल इनकम कितनी होगी? अगर एवरेज इनकम उनकी है 12,000, तो 3 लोग हैं तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 36,000। कितनी होगी? 36,000। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर टोटल इनकम चाहिए तो नंबर ऑफ पर्सन एंड एवरेज इनकम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो मैंने क्या किया? गुणा कर दिया। तो कितना मिल गया हमें? 36,000। कह रहा जून में मीना और टीना की मासिक आय मई की तुलना में 20% की वृद्धि हुई। तो मई में कितना थी मीना और टीना की? मीना एंड टीना की। और जून में कितना हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि हो रही है मीना एंड टीना की। तो एक बात बताइए कि 20% का मान कितना है? 20% का मान कितना है? 1/5 होता है। तो मई में कितनी थी उनकी? 5। तो जून में कितनी हो गई? 20% मतलब 1 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई? 6 हो गई जून में। तो हम मान लेते हैं कि मई में उनकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 5x कर दिया। तो जून में कितनी हो जाएगी? मैंने कितना बताया? 6। तो 6x हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जून में उनकी सम्मिलित मासिक आय, मतलब इन दोनों की जो मासिक आय जून में वो कितना है? 18,000 हो गई। अब हमारी कितनी आई? 6x। तो ये क्या है? 6x बराबर 18,000। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना? 3,000। कितना आ गया? 3,000। अगर x का मान 3,000 हो गया तो यहाँ पे 5x का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 गुणित 3,000 मतलब 15,000। एक बात बताइए कि मीना और टीना की मई में 15,000 है, तो रीना की कितनी होगी? तो मीना, टीना एंड रीना, ये टोटल 36 है मई में हजार। तो इनकी अगर 15,000 है तो रीना की कितनी होगी? 36,000 में हम क्या करेंगे? 15,000 घटा दिया तो क्या होगा? 21,000। तो 21,000 किसकी मिल गई? रीना की। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैं समझाने के लिए आपको इतना लंबा प्रोसेस लेके जा रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आप इसमें से काफ़ी चीज़ें काट सकते थे। ठीक है, अगर मैं काट देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन जब आप करने लगोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप स्वयं इसमें से काफ़ी चीज़ें जो है इग्नोर करके माइंड में ही सॉल्व करके कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक समूह में कुल 48 सदस्य एक कंपनी में कार्यरत है, जिनमें पुरुष, महिला और बच्चों के क्रमशः 3, 5 और 4 के अनुपात में है। समूह की कुल कमाई जो है 1116 रुपए है। यदि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की दक्षता अनुपात 3, 5, 7 है, तो बच्चों द्वारा अर्जित कुल मजदूरी कितनी है? ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे बच्चे कितने हैं? टोटल हैं कितने सदस्य? 48। और इनका अनुपात क्या है? मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रेन का रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? 3, 5 और 4। 3, 5 और 4 कितना है? 3 और 5 और 4, तो टोटल कितने हैं? 5, 3, 8, 4, 12। तो 12 यूनिट का मान कितना है? 48। एक यूनिट का मान कितना? 4। तो यहाँ पे मेल कितने होंगे? 12। ठीक, और फीमेल कितने होंगे? 20। और चिल्ड्रन कितने होंगे? 16। ये क्या है? उनकी संख्या मिल गई हमें। कह रहा है कि उन समूह की कुल कमाई 1116 है। यदि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चों की दक्षता का अनुपात 3, 5, 7 है, तो टोटल हैं कितने? 12 मेल हैं, 20 फीमेल हैं और 16 कितने हैं? चिल्ड्रेन हैं।
तो अगर एक की इफिशियंसी इसमें मेल की कितनी है 3x इफिशियंसी, ठीक है 3, इसकी कितनी है 5, मान लेते हैं कि मेल की कितनी है 3x, इसकी कितनी है 5x, और चिल्ड्रन की कितनी है 7x, इनकी इफिशियंसी मिल गई। तो अब हमें टोटल इफिशियंसी निकालनी है, तो टोटल कितनी होगी, अगर एक की इतनी है तो 12 की कितनी होगी, तो टोटल इफिशियंसी अगर देखा जाए तो टोटल इफिशियंसी कितनी होगी इनकी, आपको पता है कि टोटल कितने मेल है 12, एक का 3 है तो टोटल 12 का कितना मेल वो होगा इफिशियंसी, तो 12 गुणित 3 एक्स, ठीक यहाँ पे कितना हो गया 20 गुणित 5x, क्योंकि 20 लोग हैं यहाँ, और यहाँ पे कितने हैं 16 गुणित हैं, एक का 7 है तो 16 लोगों का 16 गुणित 7, तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, यहाँ कितना 4 चौका 16, यहाँ 4 थे 12 सॉरी, ठीक, और नहीं कुछ कटेगा तो यहाँ कितना आ गया इनकी इफिशियंसी का रेशियो 9x, कितना 25x, और क्या होगा 7 चौका 28x। तो मैंने क्या बताया है आपको कि जब भी अगर ऐसा आए कि पैसा बांटना है तो क्या करते हैं हम इनकी इफिशियंसी की रेशियो में ही तो बांटते हैं हम पैसा। तो यहाँ पे उनकी संख्या भी दे रखी थी, तो एक की संख्या, एक की इफिशियंसी दे रखी थी, जितने लोग थे उतने को गुणा कर दिया। तो अब क्या हमें टोटल इफिशियंसी मिल गई इनकी, कि टोटल इफिशियंसी किसकी, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रेन की। तो अब क्या करते हैं हम इनकी इसी रेशियो में पैसा बांट देते हैं। तो 9x इसको मिला, 25x इसको मिला, 28x इसको मिला, तो टोटल कितना है 25 दूना 50, 3 53 और 9 62x। तो 62x बराबर कितना 1116 रुपये बांटना है, नहीं कितना बांटना है 62x लोगों में 1116 बांटना है। तो x का मान कितना आ गया हमारा 31 दूना 62, सॉरी 2 31 हम मैं 2 से काट देता हूँ पहले, तो 2 कितना 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे 31 दूना 31 इकत्ता 31, क्योंकि 62 ज़्यादा हो जाएगा, फिर कितना हो गया 24 बच गया, तो 8 1 8, 8 3 24, तो x का मान कितना आ गया 18, x का मान कितना आ गया 18। तो पूछ रहा है तो बच्चों द्वारा अर्जित कुल मजदूरी कितनी है, तो बच्चों द्वारा अर्जित कुल मजदूरी कितनी है भाई 28x। तो एक x का मान 18 है तो 28x का मान कितना होगा 18 गुणित 28, तो ये कितना होगा भाई 30 माइनस 1 2 लिख सकते हैं, तो 18 तिरिक 54 540 में अगर 36 घटाया तो कितना 504 रुपये मिला। तो ये इसमें से हमारा कोई नहीं सही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है नन ऑफ दीज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा 504 आ रहा है। लेकिन अब इंग्लिश में देख लेते हैं, अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो हम इंग्लिश वाले की वरीयता देते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है द फाइंड आउट वेजेस अर्न बाई ए चाइल्ड, एक चाइल्ड की जो है वो कितनी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने चाइल्ड थे टोटल 16 थे, जिसको मिला 504, तो एक चाइल्ड को कितने मिलेगा, एक चाइल्ड को कितना मिलेगा भाई 504, 16 लोगों को मिला तो एक लोगों को कितना मिलेगा 16 से भाग दे दिया, तो कितना होगा 16 या 48, बच गया 2, तो 16 इक्का 16, 8 16 पंचे 80, तो कितना मिलेगा 31.5 रुपये, कितना मिल जाएगा 31.5 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा सी, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में भी आप पढ़ लिया करिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो वरीयता देता है किसको, इंग्लिश को, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए फिर सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी क्वेश्चन पढ़ने की जो आदत है वो एक बार में आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2 3 बार उसे पढ़िए, ठीक।
चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है कि बबीता और जीतू की आय का अनुपात जो है वो 4:5 है, और बबीता की मासिक व्यय मतलब खर्च 12,000 तथा कितना है 15,000 है जीतू की। यदि जीतू की बचत बबीता से 40% कम है तो जीतू की आय कितनी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी बबीता को बी, ये हो गई, और ये हमारे जीतू हो गए। क्या दिया है इनका, इनकम का दिया है रेशियो कितना 4:5 का। तो हम मान लेते हैं बबीता कितनी है 4x, इसका कितना है 5x, ठीक। इसका 4x रुपए है, इसका 5x रुपए मंथली इनकम। तो आगे कह रहा है कि इनका मासिक व्यय एक्सपेंडिचर कितना है, इनका 12,000 रुपए है, इनका कितना है 15,000 रुपए। तो आप बताइए उसके बाद बचता क्या है इनके पास, सेविंग। अगर इन्होंने 12,000 रुपए खर्च कर दिया तो सेविंग कितना हो गया इनका, 4x में से 12,000 अगर घटा दिया तो इनका सेविंग हो जाएगा। भाई इतना ने टोटल इनकम कितनी थी 4x, 12,000 खर्च कर दिया तो बचा कितना है इतना। यहाँ पे भी वही होगा 5x माइनस 15,000, सॉरी, ठीक, इतना बड़ा करना था। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि जीतू की बचत बबीता से 40% कम है। तो 40% का मान जानते हैं कितना होता है, आप 2/5 होता है, ये तो पता ही है आपको। तो कह रहा है कि बबीता से, तो बबीता क्या हो जाएंगी नीचे वाली। तो 40% कम है मतलब कितना कम है, 5 का 40% कितना होगा 2। तो मतलब है कितना कम, जीतू का कितना 3 है। जीतू का कितना कम है भाई, 5 से 2 कम मतलब 3 है। तो यहाँ बबीता एंड जीतू का रेशियो दे रखा है कितना, बबीता एंड जीतू का रेशियो कितना दे रखा है, बबीता का 5, जीतू का कितना 3। और यहाँ पे कितना है भाई, यही तो सेविंग की बात हो रही है, तो सेविंग ही तो है, ये क्या है सेविंग है। और हमारी यहाँ पे सेविंग कितनी आई है बबीता की, 4x माइनस 12,000, और यहाँ पे कितनी आई है 5x माइनस 15,000। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, 5 का गुणा इधर किया, 4 का गुणा इधर किया, तो कितना हो जाएगा, ठीक। तो इधर किया तो कितना 25x माइनस 15 पचे 75,000, और इधर कितना 12x माइनस 12 3 36,000। तो अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना, इधर कितना आएगा 12 होगा तो 13x बच जाएगा, और इधर कितना होगा 75 में से अगर 30 गया तो कितना 45, और 6 गया तो और कितना 39,000 बच जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 13 39, कितना 3,000। तो x का मान कितना आ गया 3,000 आ गया। अब x का मान 3,000 आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो जीतू की आय बतानी। तो जीतू की आय कितनी है, जीतू, इनकम ऑफ जीतू कितनी है 5x है। तो x का मान हमें मिल गया तो कितना 5 3 15,000 हो जाएगा, कितना 5 3 15,000। कौन सा सही है हमारा, ये डी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे सॉल्व कीजिए फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। पहले आप इसे पढ़िए ध्यान से, सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। मेरा यही कहना है कि आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे आप अपनी गलतियां पकड़ ही नहीं पाओगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। देखने से तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ आती है, जब आप करने बैठते हो ना तब काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, ये कहो कि डेली बाय डेली देख करके वीडियो और आप सीख जाओगे, तो सीख तो जाओगे लेकिन जब करने बैठोगे तो आप काफ़ी टाइम लगा दोगे, ठीक है। तो वो टाइम कम ही करना है आपको भाई, बढ़ाना थोड़ा नहीं है। तो चलिए आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे।
तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 49% की कमी से कोई व्यक्ति जो है 100 रुपए में 7 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो वस्तु की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है। तो कोई एक वस्तु है, कुछ भी हो सकता है, कह रहा है कि उसकी कीमत जो है 49% से कम हो गई। तो व्यक्ति जो है वो 100 रुपए में 7 किलोग्राम वो अधिक सामान खरीद सकता है। तो वस्तु की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो एक बात बताइए कि आपसे कोई पूछे कि एक वस्तु की कीमत 5 रुपए है या 10 रुपए मान लीजिए, और आपने 5 किलो खरीदा, तो उसकी टोटल प्राइस क्या होगी। अब सीधा सीधा बोलोगे एक की किलो की 10 रुपए है तो 5 किलो की 50 रुपए हो। तो हमारा क्या है, फॉर्मूला भी तो यही हो जाएगा। क्या होगा, प्राइस इनटू कंजप्शन, मतलब आपने खरीदा कितना, बराबर क्या, एक्सपेंडिचर। ये क्या है, प्राइस थी, आपने कंजप्शन मतलब कितना खरीदा। मैंने बताया ना कि 10 रुपए प्राइस थी, खरीदा आपने 5 किलो, तो टोटल होके कितना गया एक्सपेंडिचर, 50 रुपए। यही फॉर्मूला बन गया। आपने अपने से फॉर्मूला बना दिया कि नहीं बना दिया, ठीक। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो वो कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 49% की कमी हुई से कोई व्यक्ति 100 रुपए में 7 किलोग्राम अधिक चीज कुछ भी खरीद सकता है। कोई भी वस्तु है 7 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो 49% का मान कितना होता है। 49% को रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में। तो 49/100 लिख दिया। तो कुछ कट नहीं रहा, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया। तो क्या कह रहा है, 49% की कमी। तो पहले कितनी थी, पहले हमने मान लिया कि 100 थी, बाद में 49% कमी, मतलब 49% का मतलब 100 पे 49% मतलब 49 की कमी। अब कितनी हो गई, 49% की कमी हो गई, मतलब कितनी हो गई, 51 हो गई। तो ये क्या हो रहा है, प्राइस में कमी हो रही है, किसी वस्तु की कीमत में कमी हो रही है। तो पहले और बाद देख लेते हैं, पहले और बाद की कंडीशन देख लेते हैं। तो पहले कितनी थी, अब प्राइस मैंने माना 100 थी, अब कितनी हो गई भाई, 49% की कमी हुई, मतलब अब 51 हो गई, ठीक। तो उसने बोला कि 100 रुपए में 7 किलोग्राम अधिक खरीदिए, ठीक है। तो कहने का अर्थ पहले भी हमारा जो था 100 रुपए ही यूज हो रहा था, अब भी क्या हो रहा है, 100 रुपए ही यूज हो रहा है, ठीक। तो मतलब कहने का अर्थ है, ये बताइए कि एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो कांस्टेंट है। मतलब हम जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, ठीक, वो क्या है, हमारा समान है। पहले भी मैंने बताया ना कि पहले मान लीजिए 10 रुपए का सामान था एक कीमत, और 5 किलो में खरीद रहा था तो 50 रुपए हो रहा था। अब भी मैं 50 रुपए लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब भी मैं 50 रुपए लेके जा रहा हूँ, और हमें सामान कितना मिल रहा है, क्योंकि उसकी प्राइस घट गई, मान लीजिए कि 20% घट गई। तो 20% घटी तो कितने का हो गया, 8 रुपए का हो गया। तो अब कितना मिलेगा, 8×48, 6 दशमलव कुछ किलो मिलेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि पहले अगर प्राइस कितने की थी, 100 रुपए की, तो बाद में घट करके कितना हो गई, 51 हो गई। तो एक्सपेंडिचर अगर हमें कांस्टेंट रखना है, तो आप यहीं से देख लीजिए, प्राइस बराबर क्या, कांस्टेंट कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। अगर हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, मतलब सेम वही रखना है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कंजप्शन के। मतलब अगर प्राइस जो होगा उसका उल्टा क्या होगा, कंजप्शन होगा। तो हमारा प्राइस कितना था, 10 और 51, तो कंजप्शन अब हमारा कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको 100x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो ये भी x होगा। अब मैंने कंजप्शन लिया भाई, तो हम मान लेते हैं कि ये कंजप्शन कितना हो जाएगा, 51y कितना हो जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100y, ठीक। मैंने क्या कहा, प्राइस का उल्टा कंजप्शन। अब प्राइस पहले कितना था, 100x, बाद में 51y, तो अब उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कंजप्शन पहले 51y था, अब कितना हो जाएगा, 100y। तो यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे अब देख लीजिए कॉन्स्टेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है कि नहीं, यहाँ पे कितना आ रहा है, 5100 xy आ रहा है कांस्टेंट, यहाँ पे कितना भी आ रहा है, 5100 xy कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, कितना है
कांस्टेंट है कि नहीं, तो यही तो बोला था उसने। तो यहाँ पे कितना सामान अधिक खरीदता है, बोला ना कि 7 किलो अधिक खरीदता है। यहाँ पे देखा जाए तो पहले कितना 51 किलो खरीदता था, बाद में 100 किलो, तो 49 ज़्यादा खरीद रहा है यहाँ पे 49 वाई, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कितना खरीद ज़्यादा रहा है, 7 kg खरीद रहा है ज़्यादा। एक वाई का मान कितना हो जाएगा, 7 बटा कितना 49 kg, तो कितना हो जाएगा 7×7=49, मतलब 1/7 kg। एक यूनिट का एक वाई का मान कितना, तो वो पूछ क्या रहा है, वस्तु की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या होगी। वस्तु की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या होगी, तो घटी हुई कीमत क्या है भाई, पहले 100x का मिलता था, बाद में कितने का 51x का। तो यहाँ पे अगर एक वाई का मान 1/7 है तो 100 वाई का मान कितना है, कितना हो जाएगा 100 बटा कितना 7 kg। तो आप अब बता नहीं सकते हो घटी हुई कीमत क्या होगी। भाई 100 रुपये तब भी लेके जाता था और 100 रुपये अभी भी लेके जा रहा है, टोटल जो पैसा लिया है वो 100 रुपये लिया है। यहाँ भी 100 रुपये लेके जाता था, यहाँ भी 100 रुपये के लेके जाता था, और सामान कितना खरीद रहा है, इतना खरीद रहा है। तो आप प्राइस नहीं बता सकते, आप प्राइस क्या होगी, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। तो क्या है 100 रुपये तब भी लेके जाता था, 100 रुपये अभी भी लेके जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, खर्चा वो 100 रुपये ही करेगा। कंजप्शन अब कितना खरीद रहा है, पहले 51 वाई खरीदता था, बाद में 100 वाई खरीदा, तो ये 100 वाई का मान कितना आ गया 100/7 kg। तो 100 से 100 कैंसिल, ऊपर कितना हो गया 7, तो प्राइस कितना होगी 7 रुपये/kg। कितना हो जाएगा 7 रुपये/kg। घटी हुई प्राइस क्या होगी 7 रुपये/kg। तो कौन सा सही है हमारा, ये डी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, और आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते थे कि आपका रेशियो कितना था, पहले 100 और मतलब प्राइस का देखा जाए तो 100 और 100 से घट के कितना 51 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 51 और 100 का रेशियो आ जाएगा, तो 49 कम हुआ। यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या किया 49 यूनिट ज़्यादा खरीदा, तो यहाँ बोल रहा है 7 यूनिट ज़्यादा खरीदा, तो 1 यूनिट का मान 1/7 हो गया, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, टोटल जो कंजप्शन हमने खरीदा, मतलब यहाँ पे खरीदा जो, उसी में गुणा कर दिया और 100 में से भाग दे, मतलब 100 में कंजप्शन से भाग दे दिया, जो कि यहाँ मैंने किया, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है कि 25 मजदूर प्रतिदिन 3 घंटे में एक कमरा बना सकते हैं। 25 मजदूर प्रतिदिन 3 घंटे में एक कमरा बना सकते हैं। तो आप बताइए कि अगर 25 मजदूर हैं, एक मजदूर की इफिशियंसी कितना मान लेते हैं, मजदूर की इफिशियंसी कितना x मान लिया हमने, तो 25 मजदूर की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 25x, और टाइम कितना है 3 घंटे में, तो ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क। कितना आ गया टोटल वर्क। अब आगे कह रहा है यदि निर्माण का समय 2 घंटे बढ़ा दिया जाए तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। मान लिया कि हमने कितने मजदूर की आवश्यकता होगी x, एक की इफिशियंसी कितनी है, सॉरी मान लिया मजदूर हमने कितने हैं a, और टोटल इफिशियंसी कितनी है x, टोटल कितना हो जाएंगे ax, और टाइम कितना है, पहले 3 घंटा लगता था, 2 घंटे बढ़ा दिया तो अब कितना हो गया 5। तो ये भी क्या हो गया हमारा टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, क्या है ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, क्या है बराबर हो जाएंगे। तो अब x x कैंसिल हो गया, और कितना हो जाएगा 5×5=25, तो a का मान कितना हो गया 15। तो a का हमने क्या माना था मजदूर की संख्या,
तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? 15 मजदूरों की। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि अगर टोटल वर्क बराबर करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक मजदूर की इफ़िशियंसी को माने, ठीक है? लेकिन हाँ, हमें एक चीज़ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफ़िशियंसी इनटू टाइम, ठीक है? अगर दो टोटल वर्क बराबर दिखाना है तो इफ़िशियंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर ऐसी बात में देखा जाए तो हमें क्या है, एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए हमें मानना पड़ेगा ना कि इफिशियंसी इनटू टाइम। तो एक की इफिशियंसी एक मजदूर की एक्स, तो 25 मजदूर की 25 एक्स। कितने घंटे काम करते हैं? 3 घंटे। तो ये टोटल वर्क मिल गया। ये आगे कह रहा है कि यदि 2 घंटे बढ़ा दिया जाए, वही काम करने के लिए 2 घंटे बढ़ा दिया जाए तो टोटल वर्क वही। आप मजदूर कितने की मान लेते हैं कि ए मजदूर की आवश्यकता है और एक की इफिशियंसी एक्स है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ए एक्स। और आप पहले कितने 3 घंटे काम करते थे, अब बढ़ा दिया 2 घंटे, तो अब कितना 5 घंटे। तो अभी ये भी टोटल वर्क में मिल गया, ये भी टोटल वर्क है, तो कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मानना है क्या नहीं मानना है। लेकिन अभी आपको अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो आप पूरा पूरा मान करके करिए। भले आपको टाइम लगता है, कितना भी टाइम लगे वो अलग की बात है, लेकिन जब धीरे धीरे आप करने लगोगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा पूरी तरह ना, तो आप समझ जाओगे कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है, क्या छोड़ना है, ठीक है? तो चलिए, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है? तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है? कह रहा है, सिमरन शांत जल में 20 किमी प्रति घंटा की गति से नाव चला सकती है। धारा की गति 4 किमी प्रति घंटा है। यदि किसी स्थान तक जाकर लौटने में उसे कुल 10 घंटे लगते हैं तो वह स्थान कितनी दूरी पर है? तो इसके मैं दो मेथड बताता हूँ, एक बेसिक, एक रेशियो मेथड। तो हम मान लेते हैं कि उसकी कितनी दूरी है, एक्स दूरी है। मान लेते हैं कितनी दूरी है, एक्स दूरी है। ये उतनी दूरी जा रहा है, तो अगर मान लीजिए धारा इधर की तरफ बह रही है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया क्या है, सिमरन शांत जल में 20 किमी प्रति घंटा की गति से नाव चलाती है, मतलब बोट की गति दे रखी है कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और करंट की भी चाल दे रखी है कितनी, 4 किमी प्रति घंटा। तो आप बताइए कि ये धारा की दिशा में जा रहा है, उतना उतना ही वापस आ रहा है, जिसमें टाइम लग रहा है 10 घंटे। मतलब देखा जाए तो टी डाउन स्ट्रीम प्लस टी अप स्ट्रीम, टोटल टाइम कितना, 10 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से टी डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं कि नहीं? और टाइम चाहिए तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, एक्स, और स्पीड कितनी है भाई, अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, बी प्लस सी। तो कितना होगा डाउन स्ट्रीम, मतलब 24। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, वापिस भी तो कितना आ रहा है, एक्स ही आ रहा है जितना जा रहा है। और अब स्पीड कितनी होगी, क्योंकि धारा के विपरीत आ रहा है तो क्या होगा, बी माइनस सी। तो 20 में से 4 गया, कितना हो जाएगा ये 16। भाई वी डाउन स्ट्रीम वी अप स्ट्रीम, तो यहाँ क्या होता है बी प्लस सी, यहाँ कितना हो जाएगा 20 माइनस सी। ठीक, तो यहाँ पे कितना आया था 24, यहाँ पे कितना 16 आएगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। और टोटल टाइम कितना हो गया 10 घंटे, ये भी टाइम ये भी टाइम। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे एलसीएम लेंगे, कितना होगा 48। तो 24 दूना 48, तो 2 का गुणा ऊपर किया तो 2x, 16 × 48 तो 3x हो जाएगा। यहाँ कितना 10, यहाँ टोटल कितना 5x बटा 48, यहाँ कितना 10, तो 5 दूनी 10। तो x का मान कितना आ गया 48 दूना 96 किलोमीटर, जो कि हमारा क्या था 48 दूना 96 किलोमीटर, जो कि हमारा क्या था, इनके बीच की डिस्टेंस ही कितनी कितनी थी x।
और एक्स का मान आ गया कितना 96 किलोमीटर। तो कौन सा सही है हमारा, ये ए वाला। ठीक, तो ये हमारा था बेसिक मेथड, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको मैं बताता हूँ रेशियो मेथड। अगर रेशियो मेथड देखा जाए, ठीक, तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा है, एक्स डिस्टेंस जा रहा है और एक्स डिस्टेंस वापिस आ रहा है, मतलब वी डाउन, सॉरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बात हो रही है। तो यहाँ पे स्पीड अगर देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम में, भाई धारा की दिशा में जा रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, वी डाउन स्ट्रीम की मैंने बताया कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और वी अप स्ट्रीम का कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे स्पीड कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका रेशियो अगर देख लें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 3 24, 8 दूनी 16। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड बराबर क्या होगा 1/t। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा 1/t, अगर ये कांस्टेंट है तो अगर स्पीड का रेशियो 3:2 आया है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 2:3 हो जाएगा। ठीक, दो यूनिट इसको लगेगा, 3 यूनिट इसको लगेगा, टोटल कितना 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान टाइम कितना दिया है, टोटल 10 घंटे दिया है। तो 5 यूनिट का मान 10 घंटे, तो 1 यूनिट का मान कितना 2 घंटा। तो यहाँ 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 घंटा, और यहाँ कितना 6 घंटा। अब आप बताइए कि डिस्टेंस आप नहीं बता सकते, अगर डाउन स्ट्रीम ले लें या फिर अप स्ट्रीम ले लें तो बात चाहे जो ले, डिस्टेंस तो भाई सेम ही है। तो अगर मैं डिस्टेंस लूँ मान लीजिए तो कितना होगा, तो यहाँ पे 24 की स्पीड से जा रहा था तो कितने घंटे गया 4 घंटे। तो 24 की स्पीड से 4 घंटे जाएगा तो कितना टाइम आएगा 24 का 96 किलोमीटर। अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हैं, अगर ये डाउन स्ट्रीम की थी, अब अप स्ट्रीम में देखना चाहें तो क्या होगा, डिस्टेंस अप स्ट्रीम, तब भी तो क्या होगा 16 की स्पीड से जा रहा है और 6 घंटे लग रहे हैं, तो कितना होगा 16 छक्के 96 किलोमीटर, तब भी तो आएगा, कितना आया तब भी तो 96 किलोमीटर आया। ठीक, तो आपको रेशियो मेथड भी समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी इस वीडियो के प्रॉफिट मिल सके और वो भी आपके साथ में ज्वाइनिंग कर सके। ठीक है, तो अगर आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।